हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे, पैरेलल फोर्सेस स्टैटिक्स का। ये चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 1, यूनिट 1 एंड चैप्टर 2। बच्चों, पिछले चैप्टर में आपने देखा कि लगभग हर एक एक्सरसाइज में हम फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट की बात करते थे। कोप्लेनर फोर्सेस थी, जैसे पेज की प्लेन है ये, तो इस पेज के ऊपर ही सारी फोर्सेस लाई करती होंगी और इस पॉइंट से पास होती होंगी। जैसे एक फोर्स ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे बहुत सारी फोर्सेस हो सकती हैं। तो या तो एक पॉइंट पर काम करती थी या फिर इस तरह से, जैसे मान लो एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो पैरेलल नहीं है, वो कहीं ना कहीं कट करती है। अगर इनकी लाइन ऑफ एक्शन को हम प्रोसीड करें, आगे पीछे करें, तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं कट करती है। तो बच्चों, ऐसे केसेस के लिए हमने फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना सीख लिया है। जैसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स था, या रिजॉल्व्ड पार्ट्स की टेक्निक थी, या फिर लेमीज थ्योरम आदि आदि। पिछले चैप्टर में टेक्निक तुम सीख चुके हो कि हम किस तरह से एक प्लेन में लाई करने वाली या एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करें, ये आप सीख चुके हो। ओके, अब हम इस चैप्टर में ऐसी फोर्सेस पर काम करेंगे जो पैरेलल हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है। बच्चों, इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन को अगर प्रोसीड करोगे तो वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ना पीछे ना आगे, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो ऐसी फोर्सेस के ऊपर ना तो कोई रिजॉल्व पार्ट की टेक्निक लग सकती, ना कोई आपकी जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। तो ऐसी फोर्सेस के लिए हम कुछ फार्मूले, कुछ टेक्निक्स यहाँ याद करेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो एक दो डेफिनेशन मैं पहले बता देता हूँ। लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक का मतलब क्या होता है बच्चों? एक ही साइड में दोनों फोर्स काम करती हैं। जैसे ये केस था, ये फोर्स और एक ये फोर्स, दोनों एक ही साइड में काम करती हैं, तो पैरेलल भी हैं और इनको लाइक कहा जाएगा। दूसरा, अनलाइक, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो ये कौन सी फोर्सेस होती हैं? जैसे एक ये फोर्स है और मान लो एक मेरे पास ये फोर्स है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। वैसे पैरेलल है इनकी लाइन ऑफ एक्शन देखें तो, लेकिन अपोजिट सेंस में, अपोजिट डायरेक्शन में काम करती हैं, इसलिए इनको अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहा जाता है। नेक्स्ट, रिजल्टेंट ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी। बच्चों, मान लो आपके पास ये दो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। एक मान लो ये फोर्स है, सपोज पी फोर्स, और एक मान लो यहाँ फोर्स काम करती है, सपोज ये है मेरी क्यू फोर्स। तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना होगा, कहाँ होगा, किस तरफ होगा, ये हम बता सकते हैं। तो अभी जो हमारे पास आर्टिकल आ रहा है, दिस इज आर्टिकल नंबर 2.3। चैप्टर हमने जो शुरू किया है वो है ये पैरेलल फोर्सेस, चैप्टर नंबर ये 2 और आर्टिकल 2.3। और 2.3 आर्टिकल में और 2.4 आर्टिकल में, इससे आगे है हमारे पास 2.4। मैं इन दोनों आर्टिकल्स का सार बारी बारी करके आपको बताता हूँ। इसके प्रूफ में क्या बताया गया है उस पर हम नहीं जाएंगे, हम इसको डायरेक्ट याद रखेंगे टेक्निक को, कि कैसे हम रिजल्टेंट का एस्टिमेट कर सकते हैं। तो बच्चों, सपोज करो मेरे पास जो ये पी फोर्स है, ये सपोज करो ए पॉइंट पर एक्ट करती है
और Q फोर्स जो है ये B पॉइंट पर एक्ट करती है। तो इन दोनों को मैंने मिला लिया, AB को। तो बच्चों ये दोनों फोर्स एक ही तरफ काम करती हैं, ऊपर की तरफ काम कर रही हैं। मान लो ये जो भी एक बॉडी है, मान लो ये एक पत्थर का टुकड़ा है, यहाँ पर ऐसे सपोज ये एक पत्थर का टुकड़ा है और इसके ऊपर आपने ये दो रस्सियाँ बांधी हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और इधर इनको खींचा जा रहा है। तो पत्थर का जो टुकड़ा है वो इस तरफ मूव करेगा, पत्थर का टुकड़ा इस तरफ मूव करेगा। ऐसा तो नहीं है ये इधर खींच रहे हैं और ये इधर मूव करेगा। तो पत्थर का टुकड़ा इस तरफ मूव करेगा, इसका मतलब है कि रिजल्टेंट ऊपर की तरफ होगा। ओके, और इन दोनों फोर्सेस का पैरेलल है, एक ही तरफ हैं, तो इस वजह से इन दोनों फोर्सेस का सम कर दो P प्लस Q, क्योंकि दोनों का टोटल जो है वो रिजल्ट फोर्स बन जाएगी। दोनों की ताकत ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों एक ही साइड में काम करती हैं। तो जो फाइनल रिजल्टेंट बनेगा उसकी ताकत कितनी है? P प्लस Q, यानी कि रिजल्टेंट मान लो R है हमारे पास, तो R का मैग्नीट्यूड कितना होगा? दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का सम कर देना है आपको। नेक्स्ट, अब दोनों फोर्सेस का जो ये रिजल्टेंट आया है ये कहाँ लाई करेगा? सपोज यहाँ लाई करता है C पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पर ये रिजल्टेंट है आपका P प्लस Q, इनके पैरेलल ही होगा, मतलब इन दो फोर्सेस के पैरेलल ही मिलेगा आपको रिजल्टेंट। ऐसा नहीं है ये इस तरफ है ये रिजल्टेंट ऐसे टेढ़ा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब इस C पॉइंट के बारे में भी हम बता सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ है। तो बच्चों AC डिस्टेंस बटे CB डिस्टेंस, AC डिस्टेंस बटे CB डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? ये याद रखना, AC डिस्टेंस बटे CB डिस्टेंस ये Q फोर्स बटे P फोर्स इसके बराबर होगा। ये आपको याद रखना है। मतलब जो रिजल्टेंट है वो किस पॉइंट पर लाई कर रहा है, सपोज वो C पर लाई करता है। तो एक बात तो बच्चों यही ध्यान में रख लो सबसे पहली कि ये जो C पॉइंट है ना, ये A और B के, ये जो मान लो यहाँ मिड है, A और B का मान लो यहाँ मिड है, तो मिड पॉइंट से उसकी तरफ जाएगा, उस फोर्स की तरफ रहेगा जो फोर्स ज़्यादा है, बड़ी है। तो बच्चों P फोर्स को मैंने बड़ा दिखाया हुआ है Q फोर्स से, तो P फोर्स की तरफ में मिड पॉइंट से P फोर्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा C पॉइंट। तो अगर ये फोर्स ज़्यादा बड़ी होती P वाली से, तो ये जो C पॉइंट है वो यहाँ होने की बजाय इस तरफ मिलता है यहाँ कहीं। तो ये याद रखना आपको। दूसरा, C पॉइंट की लोकेशन इस फार्मूले से मिलेगी, AC बटे CB इक्वल टू Q फोर्स बटे P फोर्स। अब मैं बात करूंगा अगर दोनों फोर्सेस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। सपोज मेरे पास ये A पॉइंट के ऊपर ये जो फोर्स है ये P फोर्स काम करती है इस तरफ, और B पॉइंट के ऊपर ये एक और फोर्स काम करती है, सपोज मेरे ये Q फोर्स है। तो देखिए दिखने में क्लियर नज़र आ रहा है P फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, Q फोर्स का मैग्नीट्यूड मैंने कम लिया है। तो AB जो लाइन है, इसी लाइन के ऊपर इन दोनों का रिजल्टेंट लाई करेगा। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? R का मैग्नीट्यूड। बच्चों भाई एक व्यक्ति इस तरफ खींचता है, एक व्यक्ति इस तरफ खींचता है, तो बॉडी किस तरफ मूव करेगी? मान लो ये यहाँ पर मान लो एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा है, तो वो पत्थर का टुकड़ा किस तरफ मूव करेगा? जो ज़्यादा ताकत से खींच रहा है उस तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब P फोर्स की तरफ, उस तरफ जो है रिजल्टेंट फोर्स हमारी लाई करेगी। और एक और बात क्लियर नज़र आ रही है कि अब दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं, इस वजह से इन दोनों की ताकत घट जाएगी। मतलब रिजल्टेंट जो आएगा वो पावर घट जाएगी उसकी। तो P माइनस Q, यानी कि रिजल्टेंट कितना आएगा? P माइनस Q। और रिजल्टेंट किस पॉइंट पर लाई करेगा?
ये बात अब आपको नोट करनी है। सी पॉइंट, जैसे मैंने पिछले में एक बार फिर से आता हूँ इसके ऊपर, जब दोनों लाइक फोर्सेस थी, एक ही तरफ थी, तो एक बात और नोट कर लो बच्चों कि जो ये सी पॉइंट है, ये ए और बी का जो लाइन ज्वाइनिंग ए बी है, इसके ऊपर ही लाई करेगा और ए और बी के अंदर लाई करेगा। ऐसा नहीं है इसे बाहर चला जाएगा, मतलब सी पॉइंट यहाँ चला जाए या यहाँ चला जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर लाइक फोर्सेज हैं तो, मतलब एक ही साइड में काम करती हैं, तो ऐसा होगा कि सी अंदर ही मिलेगा आपको। लेकिन अनलाइक फोर्सेस के अंदर जो है हमेशा सी पॉइंट बाहर जाएगा, मतलब ए बी के ऊपर लाई नहीं करेगा, बट ए बी लाइन को आगे पीछे बढ़ा दो और उस लाइन के ऊपर लाई करेगा। अब किस तरफ होगा वो सी, वो या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, लेकिन जो बड़ी फोर्स होगी उसकी तरफ होगा। अब आपके पास P फोर्स बड़ी है, तो इसका मतलब C जो है वो यहाँ कहीं होगा, हो सकता है C पॉइंट ये हो, ये। अगर मेरे पास Q फोर्स बड़ी होती तो ये फिर C यहाँ नहीं होता, फिर ये C इस तरफ चला जाता, यहाँ कहीं मिलता आपको C। तो रेशियो का फार्मूला फिर वही है, AC बटे CB, यानी कि ये डिस्टेंस बटे ये डिस्टेंस, वही है सेम फार्मूला, यही वाला, AC बटे CB। यहाँ पर भी AC बटे CB इक्वल टू Q/P। तो बच्चों ये दो फार्मूले अनलाइक के लिए और ये दो लाइक के लिए आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक एग्जाम्पल करवाता हूँ ताकि आपको इससे रिलेटेड कुछ जनरल नॉलेज डेवलप हो। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए पहले, फाइंड द रिजल्टेंट स्टेटमेंट देखिए, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस 40 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। दो फोर्सेस हैं, कैसी हैं, अनलाइक हैं, मींस अपोजिट हैं, एक्टिंग एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ए बी की डिस्टेंस आपको दे रखी है 40 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, एक तो रिजल्टेंट निकालना है, और रिजल्टेंट निकालने का मतलब है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और रिजल्टेंट की लोकेशन यानी कि सी पॉइंट भी आपको निकालना है। तो ये दोनों चीज़ें हम निकालते हैं। देखिए दो फोर्सेस हैं, सपोज करो बच्चों एक फोर्स ये P है, P के ऊपर है, दूसरी A के ऊपर है, दूसरी B के ऊपर है। ओके, तो A के ऊपर जो फोर्स है सपोज वो ये है 40 न्यूटन गिवन है, 40 न्यूटन, और इसके अपोजिट है और पैरेलल है दूसरी फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन। ओके, ये न्यूटन से घबराने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल एक यूनिट है, तो जो भी है हम यूनिट वही यूज करते रहेंगे। तो मैंने ए बी को ये ज्वाइन कर लिया। ओके, अब अपोजिट है, इस वजह से मुझे इसको आगे पीछे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सी पॉइंट अब ए बी के ऊपर नहीं होगा, बाहर की तरफ होगा। तो सी किस तरफ होगा आप बताइए, बड़ी फोर्स की तरफ होगा, तो इसकी तरफ होगा, मान लो यहाँ होगा। तो यहाँ पर जो है वो रिजल्टेंट लाई करेगा, बड़ी फोर्स की तरफ लाई करेगा, रिजल्टेंट बड़ी वाली फोर्स की तरफ होगा, क्योंकि रिजल्टेंट की वैल्यू हमने कैसे निकाली है, P माइनस Q से, तो P बड़ा है Q छोटा है। तो बच्चों P की वैल्यू कितनी है 40 माइनस Q की वैल्यू 5, तो कितना हुआ 35 न्यूटन आपका रिजल्टेंट होगा। और कहाँ होगा उसके बारे में भी बता देते हैं बच्चों। सी ए फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, सी ए बटे सी बी, सी ए बटे सी बी किसके इक्वल होगा 5/40, सी ए बटे सी बी इक्वल टू 5/40। अब बच्चों ना तो सी ए की वैल्यू हमारे पास है ना सी बी की वैल्यू है, क्योंकि वैल्यू जो गिवन है वो ये गिवन है, ए और बी की जो डिस्टेंस है वो अपने को मालूम है, कितनी है, ये 40 सेंटीमीटर है ये। तो 40 सेंटीमीटर को
तुम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, 40 सेंटीमीटर कहो या इसको 40/100 इतने मीटर कहो, बात एक ही है। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक टेक्निक यूज़ करूँगा। उससे पहले आप 40 को ऊपर ले आओ, 40/CB और इक्वल टू 5/CA, ये रेशियो बन गई मेरे पास। अब मैथ की एक रेशियो की टेक्निक होती है, न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर घटा दो, 35 बचेगा, 40 - 5, इसमें से ये घटा दो, CB में से CA घटाया तो क्या बचा, AB बच गया। ये में से ये घटा दो, मतलब इसमें से ये घटाओगे तो ये बचेगा। ओके, तो AB की वैल्यू मैं रख रहा हूँ यहाँ पर। तो बच्चों 40/CB इक्वल टू 5/CA इक्वल टू 35/AB की वैल्यू है हमारे पास 40/100। अब ये क्वांटिटी नॉन है हमारे पास, 3500 डिवाइडेड बाई 40, ये चीज़ नॉन है। तो अब मैं यहाँ से CB की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, इसको और इसको उठा लो, और CA की भी निकाल सकता हूँ, इन दोनों को उठा लो। तो यहाँ से हमने CA की वैल्यू निकाल ली है बच्चों। CA इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ, तो ये CA की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होने के बाद 40/7 इतने सेंटीमीटर बन जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा, A पॉइंट से इस तरफ कितनी दूरी पर, 40/7 सेंटीमीटर, इससे इतनी दूरी पर यहाँ लाई करेगा, और कितना होगा, 35 न्यूटन होगा। तो यही हम बताना चाहते थे, C की लोकेशन और फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों ये था हमारा आर्टिकल आज का। बच्चों पेज नंबर 2.4 पर एक और आर्टिकल दिया है 2.5, एनालॉग ऑफ लेमीज थ्योरम। ये भी पेपर में आ सकता है, इसका मैं आपको प्रूफ भी करवाऊंगा, जो कि यूनिवर्सिटी KU में आया है 2016 में। ये लेमीज थ्योरम तो नहीं है, लेकिन लेमी थ्योरम जैसा मिलता जुलता रिजल्ट बन जाता है यहाँ पर, इसलिए इसको कहते हैं एनालॉग ऑफ लेमी थ्योरम। एनालॉग का मतलब मिलता जुलता है लेमी थ्योरम से। तो क्या चीज़ है वो देखिए, इफ 3 फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम, ईच इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द अदर टू। बच्चों इसमें जो अब मैं टेक्निक यूज करूंगा, जो स्टेप यूज करूंगा, वो पिछले एग्जाम्पल में मैं आपको करवा चुका हूं, वही स्टेप लगभग मैं यहाँ यूज करूंगा। 2.5 आर्टिकल। बच्चों सपोज करो कि ये 2 पॉइंट है हमारे, सपोज यहाँ ले लेते हैं, A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और A पॉइंट के ऊपर ये कोई फोर्स काम करती है P, और B पॉइंट के ऊपर ये फोर्स काम करती है Q। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना होगा। तुम बड़े आसानी से बता दोगे, कहोगे जी रिजल्टेंट तो P + Q होगा, ये कोई बड़ी बात थोड़ा ही है। ओके, अब कहाँ होगा, A और B को मिला दो, A B को मिला दिया तो C पॉइंट के ऊपर होगा। अब मैं C पॉइंट की लोकेशन तुमसे पूछना चाहता हूं, तो वो भी बता सकते हो। कैसे बताओगे, वो आप बताओगे कि ये R है, तो P बटे CB एंड Q बटे AC। P बटे CB इक्वल टू Q बटे AC, ये रिजल्ट होता है। ओके, अब बच्चों जब इस बॉडी के ऊपर, जब ये पत्थर का टुकड़ा है यहाँ पर, इस बॉडी के ऊपर ये 2 फोर्स लगी हैं, तो अब ये बेचारा चलना शुरू कर देगा, ये उस तरफ मूव करेगा। कितनी फोर्स से, R फोर्स से मूव करेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट R बन गया। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं इस पत्थर को रोके रखना, ये पत्थर चलना नहीं चाहिए। तो पता है मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फोर्स और लगानी पड़ेगी।
इस आर फोर्स को काटने के लिए, क्योंकि इन दो फोर्स का रिजल्ट है ये आर फोर्स, तो इन दो फोर्स को मैं भूल गया, अब अकेली मुझे आर फोर्स नजर आ रही है। तो आर फोर्स की वजह से ये चल रहा है उधर, अब मैं इसको रोकना चाहता हूं तो मुझे एक और फोर्स लगानी पड़ेगी उल्टी। कितनी? आर मैग्नीट्यूड की फोर्स इस तरफ लगानी पड़ेगी। ओके, तो बच्चों अब मैं इस आर को भी भूल रहा हूं, इस आर की जगह उल्टा इन दो फोर्सेस को ले रहा हूं। जैसे इन दो फोर्सेस से मैंने आर लिया था, अब मैं आर को भूल रहा हूं, इन दो फोर्सेस पे आ रहा हूं, तो मैं आर को यहां से हटा रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि ये दो फोर्स उस तरफ लगाई और आर फोर्स इस तरफ लगाई, तो अब ये बॉडी रुकी रहेगी, यानी कि इक्विलिब्रियम में रहेगी। ओके, यानी कि नाउ एट दिस टाइम दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो अब मैं इस रिजल्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। P बाई सी बी इक्वल टू क्यू बाई ए सी इक्वल टू, दोनों का न्यूमरेटर ऐड कर दो, P प्लस क्यू, नीचे भी ऐड कर दो सी बी प्लस ए सी। बच्चों P प्लस क्यू क्या बन गया? R बन गया। सी बी प्लस ए सी क्या बन गया? सी बी प्लस ए सी, ये तो ए बी बन गया, तो ये ए बी बन गया। तो अपने पास ये रिजल्ट आ गया है P बटे सी बी इक्वल टू क्यू बटे ए सी इक्वल टू आर बटे ए बी। ओके, अब इस रिजल्ट का एक बार हम ऑपरेशन करते हैं अच्छे ढंग से। ध्यान से देखिए, P फोर्स के बटे क्या है? सी बी। सी बी का मतलब ये, बच्चों तीन फोर्स है ना फिलहाल हमारे पास, P Q और एक ये R, इन तीन की वजह से ये बैलेंस में है बॉडी। ओके, तो P फोर्स बटे बाकी दो फोर्सेज की बीच की डिस्टेंस, ऐसे ही Q फोर्स बटे AC मीन्स Q बटे AC, तो Q फोर्स बटे बाकी दो फोर्सेज के बीच की डिस्टेंस, ऐसे ही R फोर्स बटे AB, तो R फोर्स ये उठाई तो